अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद करता हूं मैं पढ़ाई लिखाई एकेडमी पर। और जैसा कि आप जानते हैं, जो बच्चे ओपन क्लास के बच्चे हैं और जो इनका एग्जाम आने वाले समय में होने वाला है, उनकी आज उर्दू क्लासेस के एक चैप्टर है गजल, जो मीर तकी मीर ने लिखी है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे घर पर, और आपको बड़ी मेहनत और लगन के साथ में पढ़ाई भी करनी है। और जितना आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाए उतना आपको याद कर लेना है कंप्लीट। इंशाअल्लाह एक भी क्वेश्चन ना बाहर जाएगा। आज आपको क्वेश्चन भी हल कराए जाएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें जितने भी बनेंगे वो सारे क्वेश्चन आपको हल कराए जाएंगे। चलो हम शुरू करते हैं। चैप्टर है मीर तकी मीर। इन्होंने जो गजल लिखी है वो हस्ती अपने हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, ये गजल लिखी है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, जो ये मीर तकी मीर है, अगर इसकी हालात जिंदगी आ जाती है, अगर इसकी सवाई हयात आ जाती है, देखो सवाई हाथ जो है वो कहते हैं हम एक तरीके से जीवन परिचय। किसे कहते हैं? जीवन परिचय को कहते हैं। मान लीजिए किसी की भी शायर की, चाहे वो गालिब हो चाहे मीर तकी मीर है, उसकी हालात जिंदगी आपके सामने आ रही है, तो आपको उसके बारे में बताना है, जन्म वफात से लेकर, और उसके बारे में कुछ बताना है। जैसा कि हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं मीर तकी मीर। देखो, सबसे पहले जो आपको 4 टॉपिक रखने हैं, सबसे पहले नंबर पर नाम रखना है। फिर उसका नाम क्या है? मीर मोहम्मद तकी, ये इसका क्या है? नाम है। और तखल्लुस, देखो तखल्लुस कहते हैं उपनाम को। किसे कहते हैं? उपनाम को। यानी शायर जो अपना शायराना नाम रखता है उसे हम तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस है इसका मीर, और इसका जो जन्म है 1722 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1722। इसको आप मैथ की जो गिनतियों में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप उर्दू में ही लिखो, लेकिन अच्छा होगा अगर हमारे उर्दू में याद रहे तो और अच्छा रहेगा। 1722 में पैदा हुआ। कहां पर पैदा हुआ? अकबराबाद में। कहां पर पैदा हुआ? अकबराबाद। एक चीज याद रखना, इसको आगरा को कहते हैं। किसे कहते हैं? आगरा को। आगरा को ही हम अकबराबाद कहते हैं। पहला वो जो नाम था उसका अकबराबाद ही था। वहां पर ये पैदा हुए। और वफात जो इसकी है 1810 ईस्वी में हुई। कहां पर हुई? लखनऊ में हुई। कहां हुई? लखनऊ हुई। ये 2 चीजें कंप्लीट हो गई। सबसे पहले उसका तखल्लुस क्या है? मीर है। नाम क्या है? मीर मोहम्मद तकी है। वफात जन्म 1722 और वफात 1810 ईस्वी में। अब इसके बारे में थोड़ा मुख्तसर जान लेते हैं। देखो, मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। अभी वो बच्चे ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। देखो, उसके जीवन परिचय, हालात जिंदगी को बयान किया जा रहा है कि जो मीर तकी मीर का जो जन्म है वो कहां पर हुआ? आगरा में। अभी वो बच्चे ही थे, यानी जब छोटे से थे तभी उनका क्या हो गया था? उनके वालिद का इंतकाल हो गया। देखो, जब किसी के वालिद का इंतकाल हो जाता है तो उसकी जिंदगी है बड़ी मुश्किलात से गुजरती है, और तुम भी जानते हो कितना उसकी जिंदगी में स्ट्रगल आ जाता है। ये सारी चीजें हैं। देखो, उनके वालिद दरवेश शिफ्ट इंसान थे। मीर तकी मीर आगरा से दिल्ली में आ बसे। यानी आगरा से कहाँ आए? दिल्ली के लिए आए। दिल्ली की जिंदगी में जब इंतशार पैदा होने लगा तो मीर तलाश माश में लखनऊ चले गए। इंतशार जो लफ्ज आया है, इंतशार का मतलब ये है जब वहां पर लड़ाई झगड़े विवाद पैदा होने लगे, जब वहां आपसी मतभेद पैदा होने लगे, तो वो माश की तलाश में, माश कहते हैं रोजगार, यानी रोजगार की तलाश में कहाँ चले गए? लखनऊ चले गए। बाकी जिंदगी लखनऊ ही में गुजारी, और लखनऊ में ही मीर का इंतकाल हुआ। मीर क्लासिकी, यानी देखो आ गया ना, जन्म कहां पर हुआ उसका? आगरा में हुआ है। और वफात कहां पर हुई है इसकी? लखनऊ में हुई है। कहां हुई है? लखनऊ में इनका क्या हुआ है? इंतकाल हुआ है। मीर क्लासिकी उर्दू गजल के एक बहुत बड़े शायर हैं। देखो, क्लासिकी उर्दू गजल, क्लासिकी कहते हैं जो गजलें पुराने अंदाज में गाई जाती हैं वो क्लासिकी कहलाती है। तो उसे वो बहुत बड़े शायर हैं। वो उर्दू गजल के इमाम भी समझे जाते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन आ जाता है उर्दू गजल का इमाम कौन है, मान लो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको बताना होगा उर्दू गजल का जो इमाम है मीर तकी मीर को कहा जाता है। सादा और आम फहम अल्फाज में सोजो गदाज कैफियत पैदा करने में मीर का कोई स्थान ही नहीं, यानी मीर का कोई स्थान ही नहीं। गजलों के अलावा शायरी की दूसरी असनाफ में भी उन्होंने खूब जौहर दिखाए। उनकी मसनवियां हैं। पहली मसनवी है बहार इश्क, दूसरी मसनवी है शोला इश्क, और दरियाए इश्क को भी बहुत शोहरत मिली। और फारसी में उर्दू शायरी का तज़किरा। देखो, एक चीज का याद रखना, मसनवियां इसने लिखी हैं, और भी लिखी हैं, लेकिन जो उसकी खास खास मसनवियां हैं उनका हमने आपके सामने जिक्र किया है। और देखो, फारसी में
किस कौन सी जबान में? फारसी में उर्दू शायरी का तज़किरा निकातुश शोरा के नाम से लिखा। अब देखो फारसी में शोरा का तज़किरा, तज़किरा यानी शायरों का तज़किरा किस नाम से किया था? निकातुश शोरा एक किताब थी, उस नाम से किया था। और इस किताब में आप याद रखना 103 शायरों का जिक्र किया गया था। निकातुश शोरा में कितने शायरों का जिक्र किया गया? 103 शायरों का जिक्र किया गया है। और अपनी सवाई हयात यानी खुद की जो सवाई हयात थी वो किस नाम से लिखी थी? जिक्र मीर के नाम से लिखी थी। और मीर तकी मीर को खुदाए सख्न के लक़्ब से याद किया जाता है। तो एक चीज याद रखना कि मीर तकी मीर को कौन सा लक़्ब दिया गया था, किस चीज से उसको याद किया जाता है? खुदाए सख्न के लक़्ब से उसे याद किया जाता है। अगर आप बड़े ध्यान से और गौर से सुन रहे होंगे तो आपके इसी वक्त याद हो जाएंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं, हम जो इनकी गजल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले गजल के बारे में पढ़ लेते हैं कि गजल आखिर क्या है। देखो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये इधर होना चाहिए था, तो कोई बात नहीं। हो तो देखो गजल जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि गजल आखिर कहते किसे हैं और गजल कैसे आई वजूद में और क्या इसके अंदर होता है, क्या चीज होती है। पहली चीज, गजल कौन सी जबान का लफ्ज है? अरबी जबान का लफ्ज है। सबसे अहम चीज यही है कि कौन सी जबान का लफ्ज है? अरबी जबान का लफ्ज है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग इसको उर्दू में पढ़ रहे हो और कहने लग जाए कि ये तो उर्दू जबान का ही लफ्ज है। नहीं नहीं, उर्दू जबान में, और जो उर्दू जबान है ये एक मिली जुली जबान है। इसमें अंग्रेजी, फारसी, अरबी और हिंदी यानी लगभग लगभग तुर्की, बहुत सारी लैंग्वेजों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इसके बाद देखो जो उर्दू एक मशहूर तरीन सिंध बन गई है, गजल के लग़वी मायने हैं। देखो एक चीज याद रखना है, जो ये गजल है अपने आप में एक सिंध भी है और लेकिन आती किसमें है? नज़म में आती है। देखो गजल के जो लग़वी मायने, लग़वी कहते हैं लुगत, लुगत कहते हैं जो डिक्शनरी होती है, उसमें इसके जो मायने हैं औरतों से बातें करना और या फिर औरतों की बातें करना या इश्क मोहब्बत की बातें करने के हैं। इसके मायने क्या है? औरतों की बातें करना, उनकी खूबसूरती बयान करना या इश्क या उसकी खूबसूरती बयान करना, इश्क मोहब्बत की बातें करना ही गजल कहलाता है। इसके बाद देखो लेकिन जदीद दौर में, जदीद कहते हैं नया, दौर कहते हैं जमाना, यानी नए दौर में, नए जमाने में गजल का जो दायरा है बड़ा हो गया है। कैसा हो गया है? उसका जो दायरा है, उसका जो वजूद है वो एक बड़ा हो गया है। कैसे हो गया? अब इसमें हुस्न व इश्क के अलावा, यानी पहले क्या होता था, इसके अंदर हुस्न व इश्क की बातें होती थी, अब उसके अलावा हर किस्म के मुजामीन बयान किए गए हैं, किए जाने लगे हैं। मसलन अखलाकी, सियासी, समाजी, माशी और तसव्वुफ के मसाइल वगैरह। अब इसके अंदर मुजाहिदों का भी जिक्र किया जाता है और इसके अंदर सियासी, राजनीति का भी जिक्र किया जाता है। यानी गजलें हम अब हर चीज पर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें हुस्न इश्क की बातें हो तो ही वो गजल कहलाती है। अब आज का जो दौर है उस दौर में हम जो गजल है किसी भी मौजू पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखो लेकिन गजल खास मौजू हुस्न व इश्क का बयान ही है। यानी अगर हम जब गजल देखेंगे तो गजल जो असल में जो है वो हुस्न व इश्क की बातें करना ही क्या है? गजल है, क्योंकि यह सिर्फ उसके लिए ही मखसूस है और उसी के लिए जानी जाती है और उसी के लिए मखसूस है। अब देखो हम पढ़ेंगे इसमें मतले, क्या पढ़ेंगे? मतले। देखो मतले किसे कहते हैं? गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ या हम काफिया होते हैं, मतले कहलाते हैं। जब हम गजल पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बता देंगे कि मतले जो है, आपको अभी इतना जहन में रखना है कि जो क्या बोलते हैं, पहले गजल का जो पहला शेर है उसको क्या बोलते हैं? मतले बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है। मतले क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर रदीफ और काफिया पाया जाता है। अगर देखो रदीफ और काफिया के बारे में अगर तुम्हें बारीकी से जानना है तो इसको अभी तो इस पे मौका भी नहीं, लंबी क्लासेस हो जाएंगी, तो आप उसको सालारे उर्दू पर भी देख सकते हैं, है ना। इसके बाद देखो हुस्न मतले या मतले सानिया ज़ेब मतले, या आपसे पूछ लिया जाए हुस्न मतले या मतले सानिया ज़ेब मतले पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना गजल के दूसरे मतले यानी गजल के दूसरे शेर के दोनों मिसरे में हम रदीफ और हम काफिया हो तो वो हुस्न मतले या मतले सानी कहलाता है। तो जिस तरीके से पहला शेर आता है, अगर दूसरा शेर भी उसी तरीके से आ जाए या उसमें जैसे पहले शेर के अंदर क्या मिलता है? रदीफ और काफिया पाया जाता है,
अगर दूसरे शेर के अंदर भी रदीफ और काफिया पाया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हुस्न मतले हो जाएगा। अब देखो मक्ते, गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो क्या कहलाता है, मक्ते कहलाता है। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर क्या इस्तेमाल करता है, अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मक्ते कहते हैं। इसके बाद देखो बैतुल गजल या फिर शाह बैत या हासिल गजल किसे कहते हैं, तो गजल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गजल कहते हैं। गजल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं, बैतुल गजल कहते हैं। इसके बाद देखिए, ये आपको गजल की परिभाषा पढ़ाई जा रही है, सरसरी तौर पर ज्यादा इसकी तफसीर बयान नहीं की गई है, जो उसके अहम अहम हिस्से हैं उनको ले लिया गया है ना। गैर मुरद्दिफ, जब मुरद्दिफ आ गया, मुरद्दिफ कहते हैं रदीफ को, गैर कहते हैं जैसे नहीं है, यानी वो गजल जिसके अंदर रदीफ ना हो उसको गैर मुरद्दिफ कहते हैं। देखो जिस गजल में रदीफ ना हो, काफिया हो, तो उसे गैर मुरद्दिफ गजल कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। गजल में अशार की कोई कैद नहीं है, कितने भी अशार हो सकते हैं, इनकी कोई कैद नहीं है। ये तो गजल में उमूमन यानी कम से कम कितने पाए जाते हैं, 5-7 शेर होते हैं, लेकिन कुछ गजलों में ज्यादा भी मिलते हैं। देखो गजल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसका हर शेर मायने के लिहाज से मुकम्मल इकाई रखता है। याद रखो, देखो एक लाइन को मिसरा कहते हैं, क्या कहते हैं, मिसरा कहते हैं, और दूसरी लाइन जब दोनों लाइनें मिल जाती हैं तो उन दोनों लाइनों को हम शेर कहते हैं। क्या कहते हैं, शेर कहते हैं। यानी जो शेर होता है वो अपने आप में एक मुकम्मल इकाई रखता है और उसका वजूद होता है। मान लो पहले में तो जिंदगी और मौत की बातें की गई है पहले शेर में, हो सकता है दूसरे शेर में इश्क की बातें हो गई हो। कहने का मतलब ये है कि जो गजल है उसमें जो हर एक शेर होता है वो अपने आप में मुकम्मल इकाई होता है, उसका मतलब होता है, और एक शेर का दूसरे शेर से कोई ताल्लुक नहीं होता है। यानी मान लो एक शेर ये हो गया और एक शेर ये हो गया, इसका ताल्लुक इससे बिल्कुल नहीं होगा। अगर इसका ताल्लुक इससे होगा तो ये नज़म हो जाएगी, इसलिए गजल का हर एक शेर अपने आप में मुकम्मल इकाई रखता है। गजल व नज़म के रदीफ और काफिया को गजल की जमीन कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गजल की जमीन किसे कहते हैं, तो जो गजल की जो जमीन है रदीफ और काफिया को क्या कहते हैं, गजल की जमीन कहते हैं। कहने का मतलब ये, जिस तरीके से इंसान जो है अगर जमीन ना हो तो इंसान चल नहीं पाएगा, और ऐसे ही अगर गजल के अंदर रदीफ ना हो या काफिया, रदीफ और काफिया ना हो तो वो गजल चल नहीं पाएगी। उर्दू गजल गोई की इब्तिदाई फारसी शायरों की असर से हुई है, यानी जो इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो फारसी शायरों से मानी जाती है। बाज लोगों ने अमीर खुसरो को उर्दू का पहला गजल को शायर करार दिया है। देखो बाज लोगों का मतलब ये कुछ लोगों ने, कहने का मतलब मेरा ये है उर्दू गजल के जो पहले जो शुरुआत करने वाले हैं वो अमीर खुसरो ही हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ भारत आए थे। इसके बाद देखो तगज्जुल, तगज्जुल किसे कहते हैं, अरब शेरा जो शायर है, जो शोरा है, जब अपनी माशुकाओं कहते हैं, जो उनकी जो महबूबाएं होती है उनका सरापा खींचते हैं या उनके हुस्न व जमाल की तारीफ बयान करते हैं या उनकी मोहब्बत में अपने दिली जज्बात का इजहार करते हैं, तो उस अमल को हम तगज्जुल कहते हैं। देखो एक तो हो जाता है बातचीत करना, क्या हो जाता है, बातचीत करना। जैसे मान लो एक आशिक है और दूसरा माशूक है, वो बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो एक तो वो बातचीत हो जाएगा, लेकिन उसी बातचीत के अंदर अगर इजहार मोहब्बत हो रहा है, इजहार मोहब्बत की बातचीतें की जा रही हैं, तो उसको तगज्जुल कहते हैं। क्या कहते हैं, तगज्जुल कहते हैं। और अगर उसी मोहब्बत में, देखो यहां पर समझने की बात है, बातचीत को तो क्या कहा जा रहा है, तगज्जुल कहा जा रहा है। अगर उसी मोहब्बत में क्या बोले जाए, अशार बोले जाए, क्या बोले जाए, अशार यानी शायरी बोली जाए, तो उसे हम गजल कहते हैं। क्या कहते हैं, गजल कहते हैं। समझ में आ गया गजल किसे कहते हैं। गजल के लघु मायने अलग है और गजल किसे कहते हैं वो अलग है। यानी अरब के जो माशुका अपनी सरापा खींचते थे, उनसे बातचीत करते थे, वो तो अमल उसका तगज्जुल कहलाता था मोहब्बत में। अगर उसी अमल के अंदर, उसी मोहब्बत के अंदर शायरी की जा रही तो उसे हम क्या कहते हैं, गजल कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं आपकी जो गजल है। देखो सबक नंबर इसमें डाल रखा है 10th क्लास के हिसाब से, वो तो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा जो चैप्टर है इसके किताब के अंदर है, इस आप चौथे सबक को आप भूल जाइए कि इसमें चौथा सबक है, सबक नंबर याद मत कीजिए। ये सबक आपका बदल भी सकता, सिर्फ आपको गजल देखनी है। क्या देखनी, गजल देखनी। अगर गजल आपके समझ में आ गई
तो समझ लो पूरा आपका पैटर्न समझ में आ गया। आप परीक्षाओं में, आप इम्तिहानों में अच्छे से कर सकते हो। पहले देखो पढ़ लेते हैं। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। आप मुझे ये बताओ, इसमें आपको ऐसा कौन सा है जो आपको कॉमन लग रहा है, जो इस लाइन में भी आया हो, जो इस लाइन में भी आया हो, यानी एक जैसा हो। कैसा हो? एक जैसा हो। अब देखो, की सी है, एक जैसे हैं इस लाइन में। अब देखो इस लाइन में की सी है, कॉमन मिल गया। जो कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। गजल में जो एक जैसे होते हैं, जो एक जैसे होते हैं। अब इसमें सेम टू सेम देखो, की सी है, इसमें भी आ रहा है, की सी है, इसमें भी आ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रदीफ। और रदीफ के मायने होते हैं घुड़सवार के पीछे बैठने वाले के। क्या होते हैं? घुड़सवार के पीछे बैठने वाले के लघवी मायने हैं। क्या है? लघवी मायने। लेकिन आपको इतनी पहचान नहीं है कि कीसी है, कीसी है तो क्या है? रदीफ है। अब आ जाता है हमारा काफिया। क्या आ जाता है? काफिया। अब देखो, ऐसी कौन सा इसमें लफ्ज दिख रहा है आपको, ऐसा कौन सा इसमें लफ्ज दिख रहा है जिसकी शुरुआत की शक्ल तो बदल गई हो लेकिन लास्ट की शक्ल ना बदली हो? दोनों में देखना है। अब देखो, हस्ती, ये नुमाइश अपनी, कहीं भी नहीं दिखा। हाँ, हबाब पे नजर आ रहा है, इसमें भी बा आ रहा है, इसमें भी बा आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें अलीफ आ रहा है, आ रहा है, इसमें अलीफ आ रहा है। यानी हबा और जो सरा है ये बदले हैं और अलीफ और बा नहीं बदले हैं, यानी हबाब और सराब। हबाब और सराब, ये क्या हो जाएगा? इसका काफिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काफिया हो जाएगा। ठीक है, इसकी तफसील से क्लास मैं सिर्फ वैसे बता रहा हूं आपको समझाने के लिए कि आपको जो गजल के हवाले से आएगी वो चीजें मैंने आपको बता दी है। रदीफ और काफिया आपको समझ में आ गया? आ गया होगा। अब देखो हम चलते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। अब देखो, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। देखो, हस्ती कहते हैं वजूद को। किसे कहते हैं? वजूद को। हबाब, हबाब कहते हैं पानी के बुलबुले को। किसे कहते हैं? बुलबुला, यानी बुलबुले को, यानी जो पानी का बुलबुला होता है उसे हम हबाब कहते हैं। और ये नुमाइश, नुमाइश कहते हैं दिखावा, एक तरीके से जो ये दिखावा है। शराब, शराब कहते हैं वैसे धोखे को। किसे कहते हैं? धोखा। अब देखो हम इसका अर्थ करते हैं। अगर आपको अर्थ समझ में आ गया तो समझ लो सारा कुछ कंप्लीट समझ में आ गया। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। यानी मीर तकी मीर ने इस मतले में, यानी गजल का ये क्या है? पहला शेर, और गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतले कहते हैं। यानी इस मतले में मीर तकी मीर ने ये कहा है कि जो इंसान का जो वजूद है, जो इंसान का जो वजूद है वो पानी के बुलबुले की तरह है। कैसा है भाई? पानी के बुलबुले की तरह है। और ये नुमाइश, नुमाइश कहते हैं जो ये दिखावा है, जो ये दुनिया हमको अच्छी लगती है, बहुत अच्छी नजर आती है, जो सब ये दिखावा है, ये सिर्फ एक क्या है? धोखा है। ये एक मीर तकी मीर ने कहा है। दूसरा क्वेश्चन ये देखो, इंसान की जिंदगी को किस चीज से तस्बीह दी गई है? यानी जिंदगी को या फिर वजूद को किस चीज से तस्बीह दी गई है? पानी के बुलबुले से, यानी हबाब से क्या दी गई है? तशबीह दी गई है। अच्छा, तशबीह क्या होती है? किसी चीज को किसी चीज के मुशाबे बताना, यानी किसी चीज की किसी चीज से तुलना करना, वो तशबीह कहलाता है। जैसे कहते हैं मेरा चांद सा बच्चा, यानी उसकी तारीफ कर रहे हैं कि उसकी तशबीह किससे दे रहे हैं? चांद से दे रहे हैं। और मेरा शेर जैसा बच्चा, मतलब ऐसी जैसी करना, ये कुछ अस्तारा में चले जाते हैं, कुछ तशबीह में चले जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे हो रहा है, इंसान के वजूद को पानी के बुलबुले की तरह है। जैसे जिस तरीके से पानी का बुलबुला कुछ टाइम के लिए उठता है और खत्म हो जाता है, ऐसे ही इंसान की जिंदगी है। इंसान पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसका बचपन गुजरता है, जवानी गुजरती है, और ऐसे ही वो जिंदगी की तलाश में, ऐसे ही वो अच्छे ख्वाब सजाकर कि मुझे ये करना है, मैं वहां तक जाऊंगा और मुझे बहुत बड़ी यहाँ पे एक इज्जत कमानी है दुनिया के अंदर, ये सारे ख्वाब लेके वो चलता है। और मीर तकी मीर ने कहा है ये सिर्फ सब धोखा है। क्या है? सब क्या है? धोखा है।
यानी आपने देखा होगा रेगिस्तान या सड़क, देखो रेगिस्तान तो हमारे यहाँ पे पाए नहीं जाते हैं, जैसे राजस्थान में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पे सड़कें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? सड़कें। आपने देखा होगा जब गर्मियों के दिन आते हैं तो जब हम रास्ते पर सफर करते हैं तो सड़क पर दूर से पानी नजर आता है। क्या नजर आता है? पानी नजर आता है। दरअसल में वो पानी नहीं होता है, और जब हम पास जाते हैं तो वो सड़क ही होती है। वो पानी होने का तो सिर्फ एक क्या होता है? दिखा हुआ होता है। उम्मीद है कि आपको ये शेर समझ में आ गया होगा। यानी इंसान के वजूद को पानी के बुलबुले की बताया है, और जो दिखावा है सब एक धोखा है। अब चलो, जिस तरीके से हमने तस्रीह कर रखी है वो हम आपको बता देते हैं। हवाला। हवाला क्या दे रखा है? हवाला क्या रखा है? ये मतले मीर तकी मीर की गजल से लिया गया है, बात खत्म हो गई। इसके बाद में तशरीह देखो, हिंदी अनुवाद। ये शेर मीर तकी मीर की गजल का मतलब है। इसमें मीर ने इंसानी वजूद को और दुनिया को एक धोखे के बारे में, इस बारे में बताया है कि मीर तकी मीर ने कहा है कि ये जो हमारा वजूद है वो पानी के बुलबुले की तरह है, और जो दुनिया हमें खूबसूरत लगती है ये बस एक धोखा है। यानी जो हमारी जिंदगी है वो एक क्या है? धोखा है। देखो, जिंदगी मैं तो एक धोखे का नाम ही मानता हूं। हर इंसान हमेशा तक नहीं जी सकता है। कभी तुम सोच रहे हो कि हर इंसान हमेशा हमेशा के लिए जीगा? जितनी भी जानदार चीजें हैं सबको मौत का मजा चखना है, ये चीजें आप लोग भी जानते हो। जब हमें पता है ये दुनिया फानी है, खत्म होने वाली है, फिर भी हमारे अलग अलग ख्वाहिशात, अलग अलग सपने होते हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो ये बताया गया है पहले मतले में। अब चलते हैं दूसरे मतले में। आप लोग कह रहे होंगे सर जी अभी इसमें प्यार मोहब्बत की बातें तो आई नहीं। अब देखो, अब आ जाएगी। देखो, नाजुकी उसके लब की क्या कहे, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। पंखुड़ी एक गुलाब की सी। याद रखना, गजल में पहले शेर में मतले होता है, दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया पाया जाता है, और बाकी अशार में एक शेर को, एक मिसरे को छोड़कर दूसरे मिसरे में क्या होता है? रदीफ और काफिया होता है। जैसे देखो, कीसी है, रदीफ हो गया, गुलाब जो है वो क्या हो गया? वो क्या हो गया भाई? काफिया हो गया। ये चीजें आपको याद रखनी। देखो, नाजुकी उसके लब की क्या कहे, पंखुड़ी एक गुलाब की सी। नाजुकी कहते हैं नजाकत। किसे कहते हैं? नजाकत। उसके लब कहते हैं होठों को। किसे कहते हैं? होठ की क्या कहे, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। गुलाब जो होता है फूल होता है, पंखुड़ियां जो उसकी कलाइयां होती हैं, जैसे कलियां होती है, खिला हुआ फूल होता है। शायर ने कहा है अपनी महबूबा के लिए जिससे वो मोहब्बत करता है कि नाजुकी उसकी क्या कहें, नाजुकी उसके लब के क्या कहें, यानी उसके जो होठ हैं वो इतने नाजुक हैं, यानी इतने मुलायम हैं और इतने खूबसूरत है कि जैसे मानो कि कोई गुलाब की पंखुड़ी जैसे हो। कैसे हो? माना कि एक गुलाब की पंखुड़ी जैसे हो। अच्छा, ये बात थी एक शायर ने अपनी महबूबा के लिए इस्तेमाल किया। अब तुम ये मत सोचो कि उसके होठ वाकई में इतने बड़े, इतने खूबसूरत होंगे कि जो उन्होंने गुलाब से पंखड़ी तस्वीर दे दी है। ऐसा नहीं हो सकता है, उसकी महबूबा काली भी हो सकती है, तो उसे तो अपनी महबूबा कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी। अब इसे मान लो जैसे आप अफ्रीका के देशों में जाओगे, वहां काले काले और बड़े बड़े होठों वाले लोग रहते हैं, तो वो भी अपनी महबूबाओं को ऐसे ही कहेंगे कि भाई क्या कहें इनके लब की, तो ये तो एक पंखड़ी गुलाब की सी है, बड़े नाजुक है। तो ये उसका देखने का रवैया था, वो शायर का मानना था, यानी जिसकी महबूबा थी उसका मानना था कि शायर कहते हैं कि जो उनके होठ थे, यानी अपनी महबूबा के लिए कहते हैं, उनके जो लब थे ऐसा समझो जैसे पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जो लब है उनको किस चीज से तस्वीर दी गई है? दी गई है पंखुड़ी एक गुलाब से, यानी गुलाब की पंखुड़ियों से उनको क्या दी गई है? तस्वीर दी गई है। अब देखो हवाला, ये शेर मीर तकी मीर गजल से लिया गया, माखों से एक ही बात है। अब तस्रीह मैंने किस अंदाज में की है वो देख लो। मीर तकी मीर ने इस शेर में अपने महबूब के होठों की तारीफ बयान की है और होठों की तशबिया गुलाब की पंखुड़ी से दी है, और इसमें बताया है कि मेरे महबूब के जो होठ हैं इतने नाजुक हैं जैसे कोई गुलाब की पंखुड़ी हो, यानी खूबसूरत बयान किया गया है। ये हो गया उसका दूसरा शेर, नाजुकी उसके लब की क्या कहें, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ये चीज यहां तक कंप्लीट हो गई। आपको बस उसका मायना अर्थ याद रखना, मान लो गजल आ जाती है उसका आपसे तस्रीह हमारा पूछ सकता है, इसलिए हम आपको करा रहे हैं। अब इसके बाद देखो, जब मोहब्बत हो गई तो शायर को क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। देखो, बार बार उसके दर पे जाता हूं,
हालत अब इस्तिराब की सी है। हालत कैसी है? इस्तिराब की सी है। यानी शायर कह रहा है इसमें कि अब दो शेर हमने कंप्लीट कर लिए हैं कि पहला हस्ती अपनी हबाब की सी है, नुमाइश शराब की सी है, और दूसरा जो शेर है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहें, पंखुड़ी गुलाब की सी है। और जो तीसरा शेर है कि बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तिराब की सी है। अब देखो किसी कोई बेचैन है, अब ज्यादा इसमें अगर आपको जैसे मान लो यानी शायर कह रहा है कि बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तिराब की सी है। अगर कोई भी जैसे मान लो एबैसे दे ऑब्जेक्टिव, आपको इसमें आपको सवालात तो करा दिए जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव है जैसे वो नहीं हो पाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर। यानी वो कह रहा है बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तिराब की सी है। एक आशिक है, आशिक शायर ने खुद को ही कहा है कि वो कह रहा है कि मैं अपनी महबूब का जो दर है यानी घर घर है, जो उसकी गली मोहल्ला जो है वहां पर मैं बार बार जा रहा हूँ। बार बार जाने की उसने वजह बताई। वजह ये बताई कि वो बेचैन है, उसे देखना चाहता है। क्या करना चाहता है? देखना चाहता है। एक चीज याद रखना, ये सिर्फ गजल है और गजल को आप लोग प्रैक्टिकली कर बिल्कुल मत देखना, क्योंकि जो आज का जो दौर है वो जो ये मोहब्बतें जो ये क्या क्या चलता है सब झूठ है। और सबसे बड़ा झूठ ये है कि हम तेरे बगैर नहीं जी पाएंगे, ये गजल का सबसे बड़ा झूठ मानता हूं मैं तो इसको। लेकिन आज के दौर में आप प्रैक्टिकल करके देखोगे, सब नफ्सियात ख्वाहिशात का एक पुतला है इंसान। तो आप लोगों को ये तो सोचना ही नहीं है कि एक इंसान जो हमारे घर आ रहा है या फिर हमें देखने के लिए चक्कर काट रहा है, तो वो सिर्फ हमारी खूबसूरती हमारे जिस्म को देखकर हमसे मोहब्बत कर रहा है। और मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, मगर करना उसूल से। मोहब्बत तो अल्लाह ने भी की थी अपने रसूल से। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सिर्फ गज़ल है, आप लोगों को एक प्रैक्टिकली दुनिया में नहीं लेनी है, क्योंकि आज के दौर में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। कभी आप सोचने लग जाओ कि सच्ची और अच्छी मोहब्बत मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसीलिए कह रहा हूँ मैं, है ना। वो कह रहा है बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तिराब की सी है, यानी बार बार उसके दर यानी गली मोहल्ले में जा रहा है और उसकी हालत कैसी है? बेचैन है। इस्तिराब कहते हैं बेचैन को। अगर पूरी तफसील के साथ में अगर आपको जैसे इस पे तो आपको बहुत जल्दी जल्दी बताया जा रहा है, अगर आपको कोई भी जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव सवालात जो भी आपको करने हैं कर सकते हैं। इसके बाद देखो हवाला, ये शेर मीर तकी मीर की गजल से माखूज है। माखूज का मतलब ये है लिया गया है। क्या किया गया है? लिया गया है। अब तसरी देखो, मीर तकी मीर ने इस शेर में आशिक की बेचैनी को बताया है। किस चीज को बताया है? आशिक की बेचैनी को बताया है। और कहा है कि वो इतना बेचैन है कि वो अपने महबूब के दरवाजे के है ना, के दरवाजे पर बार बार जा रहा है और उसको सुकून नहीं मिल रहा है। यानी वो अपनी महबूबा को देखना चाहता है। मतलब एक आशिक बेचैन है अपनी महबूबा के लिए। ये इस शेर का मतलब हो गया। अब चौथे शेर पर चलते हैं। हमने तीन शेर पढ़ लिए हैं। अच्छा, चौथा शेर क्या कह रहा है कि मैं जो बोला कहा ये आवाज उसी खानाए खराब की सी है। देखो जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी आवाज उसके चाल चलन सब चीज वो पहचानता होगा, अगर वो दिल से करता होगा। तो वो कह रहा है कि जब मैं बोला तो उसने कहा, उसकी महबूबा ने कहा ये आवाज तो उसी की लगती है, यानी उसी खानाए खराब की सी लगती है जिसका घर बर्बाद हो गया। खानाए खराब यानी जिसका घर क्या हो चुका हो? बर्बाद हो चुका हो। वो क्या कहते हैं? खानाए खराब। ये आवाज तो उसी खानाए खराब की सी लगती है जिसका क्या बर्बाद हो गया हो? घर बर्बाद हो गया हो। हवाले में आपको यही लिखना है, ये शेर मेरे तक मेरी गजल से लिया गया है। अब देखो इसकी तसरी, मीर तकी मीर ने इस शेर में अपनी बदकिस्मती का रोना रोते हैं। कहते हैं कि जब मैं बोला तो उसने कहा, यानी उसकी महबूबा ने कहा, तो ये तो उसी आशिक की सी आवाज लग रही है जिसका मेरी मोहब्बत में घर बर्बाद हो गया है। मतलब हमारी मोहब्बत की कहानी अधूरी रह गई है। देखो किसी शायर ने कहा है कि मोहब्बत का ना मिलना एक बहुत बड़ी बात है, या फिर मिल जाना बहुत बड़ा हादसा है।
तो ये चीज तो बड़ी बारीकी की बातें हैं, हम नहीं समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि घर उसका बर्बाद होता है जो मोहब्बत करता है। और दुनिया, अगर जिंदगी आप जी रहे हो, तो अगर आप अच्छे से जीना है, कुछ मुकाम हासिल करना है, तो आपको एक चीज से मोहब्बत करनी होगी, या तालीम से, यानी पढ़ाई से। मेरा मानना ये है कि दुनिया की मोहब्बत को छोड़कर अगर हम तालीम से मोहब्बत करेंगे, यानी इल्म से मोहब्बत करेंगे, तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे। अब देखो आखिरी शेर, जिसमें शायर अपना मक्ते इस्तेमाल करेगा। क्या इस्तेमाल करेगा? मक्ते इस्तेमाल करेगा। देखो, मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। कैसी है? मीर, नाम आ गया मीर तकी मीर का, मक्ते हो गया, आखिरी शेर है। उन नीमबाज, नीमबाज कहते हैं अध खुली आंखें, यानी आधी खुली हुई, आधी खुली हुई, वही बात है, अध खुली। बाज आंखों में सारी मस्ती कैसी है? शराब की सी है। यानी जिस तरीके से आपने एक शराबी देखा होगा, नशे में रहता है, आधी आंखें खुली हुई है, आधी खुल रही है, और वो बातचीत कर रहा है। क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। और जो यानी इश्क है, उसका जो नशा है, शराब से बढ़कर बताया है। कैसे बताया? शराब से बढ़कर बताया है। किसने? मीर तकी मीर। मीर तकी मीर कहता है, मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। इसके बाद देखो हवाला, ये शेर यानी मक्ते मीर तकी मीर की गजल से लिया गया है। अब तशरीह देखो, मीर तकी मीर ने गजल के इस मक्ते में मीर खुद से मुखातिब होकर कहते हैं, यानी खुद से ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? खुद से ही कह रहे हैं। कहते हैं कि मीर, तेरे महबूब की अधखुली आंखों आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। यानी जिस तरह शराबी शराब पीकर शराब के नशे में मदहोश रहता है, उसी तरह एक आशिक अपनी मासूकाओं की मोहब्बत में मदहोश रहता है। यानी जिस तरीके से आपने देखा होगा, एक शराबी है और वो शराब पीकर धुत रहता है, और ऐसे ही जो एक आशिक है, वो अपनी माशूका की मोहब्बत में क्या है? मदहोश है। अब इसके बाद देखो, इसके सवालात कर लेते हैं। इसमें एबेसेदे नहीं, अगर एबेसेदे हमने कराए नहीं, इसमें लिखे नहीं, ध्यान नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, जो इसके सवालात हैं वो हम कर लेते हैं। तो सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है? इंसानी जिंदगी की हकीकत क्या है? यानी इंसान की जिंदगी के बारे में पूछा है कि जो इंसान की जिंदगी है, उसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इंसानी जिंदगी की हकीकत ये है कि एक इंसान का वजूद पानी के बुलबुले की तरह है, जो कुछ वक्त के लिए होता है, फिर खत्म हो जाता है। इसी तरह इंसान की जिंदगी में ही जो चंद चंद दिनों की है, इंसान की जिंदगी चंद दिनों की होती है। चंद दिनों की होती है। इस फानी दुनिया में इंसान आते हैं और मौत के साथ चले जाते हैं। ये इंसान की हकीकत है। फिर सवाल नंबर 2, बेचैनी के आलम में शायर पर क्या बीत रही है? जब शायर बेचैन है तो क्या बीत रही है उसके ऊपर? जवाब नंबर देखो, बेचैनी के आलम में शायर अपने महबूब के दर पे बार बार जाता है और उसका दीदार करना चाहता है, और अपनी माशूका से मुलाकात यानी बात करना चाहता है। इस तरह शायर बेचैन हो रहा है। फिर सवाल नंबर तीसरा और देख लीजिए। शेर में खाना खराब किसे कहा गया है? खाना खराब है नहीं, जिसका घर बर्बाद हो गया है उसे हम क्या कहते हैं? खाना खराब। तो शेर में खाना खराब खुद शायर को कहा गया है, यानी मीर तकी मीर को कहा गया है। किसे कहा गया है? मीर तकी मीर को कहा गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके मायने देख लेते हैं। देखो, हस्ती कहते हैं वजूद को, हबाब कहते हैं पानी के बुलबुले को, नुमाइश कहते हैं दिखावा, यानी मुराद दुनिया है, और नाजुकी के मायने नजाकत, इस्तिराब के मायने बेचैनी, खाना खराब जिसका घर बर्बाद हो गया हो, मतलब आशिक। इश्क होता है, इश्क की वजह से होता है ना। इसके बाद देखो, नीम बाज का मतलब ये है अधखुली, लब के मायने होठ, शराब के मायने धोखा, शराब में नहीं, पीने का जो नशा होता है उसे हम शराब। ये दो शराबें होती है, एक छोटे सीन से एक बड़े सीन से, है ना। अब देखो, जो इसके अहम पॉइंट है, गजल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? मक्ते कहते हैं। तेज धूप में सड़क या रेगिस्तान में जब देखते हैं तो दूर से पानी नजर आता है, दरअसल वो सड़क या रेत ही होती है, पानी होने का बस एक धोखा होता है, उसी को शराब कहते हैं। और उसी वजह से शराब के एक मायने क्या है? धोखा के भी हैं। और गजल के दूसरे जो शेर में होंठ को गुलाब की पंखुड़ी जैसा बताया गया है, उसे क्या कहते हैं? तशबिया कहते हैं।
ये इसके सवालात हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जैसे बाकी भी कोई तफसीर जाननी है तो आप एक और हमारा एक चैनल है सालार उर्दू, उस पे आप ये सारी चीज़ें मतलब ऑब्जेक्टिव के साथ में भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट गज़ल के साथ में मिलेंगे और उसको भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप इसी चैनल पर कमेंट के ज़रिए से बता सकते हैं कि सर ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई है। और बाकी आपको इसमें एक तो एग्ज़ाम के परीक्षाओं के बहुत दिन कम नज़दीक हैं, तो इस वजह से थोड़ा हम चाह रहे हैं कि परीक्षा के इम्तिहान के अकॉर्डिंग आपको वो करा दें जो इम्तिहान में आ जाए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इतने के लिए खुदा हाफिज़।